गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहजोई महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के सेकंड पेपर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत औद्योगिक दुर्घटनाएं, अर्थात वे दुर्घटनाएं जो मानव और पर्यावरण के आपसी संबंध के कारण हुई हैं, जो किसी देश को आर्थिक अर्थव्यवस्था को संवारने के दौरान हुई हैं। जैसे कि पहला है हमारा भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल मध्य प्रदेश का एक शहर है, मतलब राजधानी है, शहर ही नहीं। यहाँ पर क्या हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को यहाँ पर एक पेस्टिसाइड निर्माण करने वाली एक अमेरिकन फर्म थी, जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड, या इसको शॉर्ट में मिक कहते हैं, इसका रिसाव होने लगा था। इसका जो रिसाव हुआ था वो बहुत ही उच्च स्तर पर हुआ था। इसमें इतना उच्च स्तर का रिसाव हुआ था कि लगभग 2.50 लाख व्यक्ति इससे प्रभावित हुए थे, और इसमें लगभग 2600 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, और लगभग 10,000 व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली गई थी। और उन सभी की, जितने भी लोग प्रभावित हुए थे, उन सभी की जो स्किन थी, त्वचा थी, उस पर भी क्या है, विपरीत प्रभाव पड़ा था, यानी कि खुजली वगैरह, उनको विभिन्न प्रकार के चर्म रोग हो गए थे। इसके अतिरिक्त सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, दमे की प्रॉब्लम हो गई थी लोगों को। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जब व्यक्ति थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। और कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा गैसीय, जहरीली गैसीय उद्योग का निर्माण कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो एक तो वो बस्ती में नहीं होना चाहिए। ये ऐसा पॉसिबल होगा कि वो बस्ती में नहीं होगा जब इसकी स्थापना हुई होगी, धीरे धीरे बस्ती ही इसके आसपास होना शुरू हो गई होगी। लेकिन ऐसे उद्योगों के आसपास बस्ती आई थिंक नहीं बसना चाहिए। कुछ किलोमीटर का दायरा रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज भी क्या है, जो गुजरात है, गुजरात राज्य के बड़ौदा नगर में पश्चिम बंगाल राज्य के रिहायशी क्षेत्रों में इस तरह की फर्म अभी भी कार्यरत हैं। यहाँ से भी ईश्वर न करे कभी भी कोई भी भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना हो सकती है। अगली है चेरनोबिल त्रासदी। देखिए, ये त्रासदी हुई थी, यूक्रेन देश है, यूरोपीय कंट्री है, यूक्रेन देश का एक स्थान है चेरनोबिल नामक। वहाँ पर ये त्रासदी हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। यहाँ से बहुत ही भयानक आणविक विकिरण हुआ था, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की मतलब वो हुई थी यहाँ पर घटना। यहाँ के कुछ यहाँ पर जो पावर प्लांट थे, 4 शक्ति रिएक्टर, यानी कि 4 पावर प्लांट थे, वो लगातार कार्य करने के कारण क्या हुआ था, गर्म हो गए थे, और गर्म होने से वे पिघल गए थे। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इनके अंदर जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ थे, उनसे विकिरण होना शुरू हो गया। उनसे जब विकिरण होना शुरू हुआ तो वह धीरे धीरे पूरे वायुमंडल में फैल गया। इससे क्या हुआ, एक तो यूक्रेन में ही और यूक्रेन के आसपास के जो कंट्रीज़ थे, पश्चिमी यूरोपीय देश थे, वहाँ पे भी क्या था, रेडियो एक्टिव कणों की धूल सी जम गई थी, गैस मतलब बादल से बन गए थे वहाँ पर। तो इससे हालांकि मृत्यु तो इससे 31 व्यक्तियों की हुई थी, लेकिन हज़ारों व्यक्तियों को, लाखों व्यक्तियों को जो है शारीरिक अन्य प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे खांसी वगैरह होना, मतलब गले में प्रॉब्लम होना, स्किन प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीज़ें हो गई थी, क्योंकि रेडिएशन जो होता है ये धीरे धीरे कार्य करता है। अगला है हमारा फुकुशिमा त्रासदी। फुकुशिमा त्रासदी हुई थी जापान के होन्शु द्वीप पर। जापान का जो होन्शु द्वीप है, इसका उत्तरी जो तटीय भाग है, वहाँ पर फुकुशिमा परमाणु विद्युत गृह है, यानी कि बिजली घर। वहाँ पर 11 मार्च 2011 को टोहोकू क्षेत्र में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था।
जो मतलब जो सागरीय भाग में उत्पन्न हुआ था, वैसे भी जापान पूरा सागर से घिरा हुआ है, तो यहाँ से सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी। उससे क्या हुआ था, उस भूकंप की वजह से और सुनामी लहरों की वजह से जो यहाँ का परमाणु विद्युत ग्रह था, इसको भारी क्षति हुई थी, भारी हानि हुई थी। इसके कारण क्या हुआ, परमाणु विकिरण शुरू हो गया, जो उसमें तहस नहस हुआ, परमाणु विकिरण शुरू हो गया। इसमें लगभग 37 व्यक्ति घायल हो गए थे, लेकिन जो है भूकंप आने की वजह से लोग जल्दी निकल गए थे, इसलिए 2 ही लोगों की मौत हुई थी, लेकिन 37 व्यक्ति इसमें घायल हो गए थे। इसका जो विकिरण हुआ था, उसके विकिरण से प्रभावित हुए थे लगभग 1 लाख लोग। उनको अपना घर बदलना पड़ा था, अपने निवास स्थान से कहीं दूर जाना पड़ा था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो धीरे धीरे प्रभाव करती है। मतलब व्यक्ति को इतना टाइम मिल जाता है कि वे अपने आप को बचा सके, इसीलिए मृत्यु तो ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी लोगों को इतना मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, सांस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को इस तरह की घटनाओं में। देखिए अगला हमारा टॉपिक है पर्यावरण पर तकनीकी क्रांति के प्रभाव। पर्यावरण पर तकनीकी क्रांति के कैसे प्रभाव पड़ते हैं। पहला देखिए, वन क्षेत्रों तथा चारागाह क्षेत्रों का विनाश। वनों का विनाश क्यों होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, जंगलों को काटना, यानी कि क्यों काटना जंगलों को, उद्योग स्थापित करने के लिए, कारखाने फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फ्लैट्स वगैरह बनाने के लिए। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या को अपने उपभोग के लिए कोई ना कोई कार्य करना होता है, चाहे वह कृषि हो या कोई भी उद्योग वगैरह लगाना। आप अभी से लेकर और लगभग 20 साल पहले का आकलन करेंगे अपने आसपास की जगहों का, क्षेत्रों का, अपने बड़े बुजुर्गों से, तो आप पाएंगे कि पहले बहुत पेड़ हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, बाग बगीचे बहुत हुआ करते थे, लेकिन अभी नहीं होते हैं फिलहाल। चारागाह क्षेत्रों का विनाश, अब जैसे जैसे मानवीय जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो वह जानवरों को भी ज़्यादा पाल रहा है बड़े स्तर पर। उनको कई सारे तरीक़ों से उपभोग के हेतु, मैंने आपको पीछे समझाया था पिछली वीडियो में क्यों। तो इन सब की वजह से क्या है, वन क्षेत्रों का और चारागाह क्षेत्रों का विनाश हो रहा है। अब देखिए अगला, जंगली जीव जंतुओं का विनाश। देखिए जिस तरह से वन क्षेत्रों का विनाश होगा तो जंगली जीव जंतुओं का भी विनाश होगा, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ाएगा, क्योंकि जंगलों में ही कई सारी विभिन्न प्रजातियाँ रहती हैं जीव जंतुओं की। हमारे आसपास तो यानी घरेलू जानवरों की तो कुछ ही प्रजातियाँ होती हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊँट, घोड़ा, खच्चर, गधा हो गया, हाथी हो गए, लेकिन हाथी बहुत कम होते हैं, जंगली क्षेत्रों के आसपास ही मिलते हैं। तो लेकिन मोस्टली 95% जो प्रजातियाँ होती हैं, 98% मान लीजिए, 95 भी नहीं, वो जंगलों में ही मिलती हैं। तो जंगलों के नष्ट होने से उन लोगों का जीवन चक्र गड़बड़ा जाता है। मान लिया हमने जंगल नष्ट कर दिए जिसमें शाकाहारी जीव जंतु भी रहते हैं, तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जब वे धीरे धीरे मरने लगेंगे, तो जो मांसाहारी जीव जंतु हैं, जो शाकाहारी जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, वे भी नष्ट होने लगेंगे धीरे धीरे। तो यह भी एक कारण है कि जो आजकल आप खबर पढ़ते होंगे कभी कभी कि फलाने गांव में तेंदुआ पकड़ा गया, या मतलब चीते को, बाघ को पकड़ लिया गया। बाघ तो वैसे कम मिलते हैं, तेंदुए ही ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि बाघ जो है सुंदरवन डेल्टा में ज़्यादा मिलते हैं, और शेर कुछ एक गिर जंगलों में मिलते हैं, जो कि गुजरात में हैं। मोस्टली तेंदुए ही पकड़े जाते हैं। तो इसीलिए उनने पलायन करना शुरू कर दिया है मानवीय बस्तियों में, क्योंकि मानव क्या है, उनके घर को उजाड़ने में लगा हुआ है। उन्हें खाने के लिए जो है शाकाहारी जीव जंतु नहीं मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियों का भी विनाश होने लगा। पक्षी कहाँ रहते हैं, पेड़ पौधों पर रहते हैं। तो इस तरह से क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के मिटने से जंगली जीव जंतुओं का भी विनाश होने लगा है। ये सभी चीज़ें हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कहीं कहीं बहुत अधिक महत्व रखती हैं। देखिए अगला है हमारा वृहद जल विद्युत परियोजनाओं तथा बांध निर्माण के पर्यावरणीय कुप्रभाव। देखिए जो बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बनती हैं,
उनमें बांधों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि बांधों का जब निर्माण किया जाता है तो बांधों के अंदर जो है टरबाइन लगाई जाती हैं। तब जब और बांधों का जब निर्माण किया जाता है तो उसके पीछे कई गैलनों के हिसाब से झील का निर्माण किया जाता है। जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, उसके पीछे की जो झील है उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है, ताकि जब ज़रूरत पड़ने पर बांधों के द्वारा पानी छोड़ा जा सके। यानी जैसे कहीं सूखा पड़ रहा है तो पानी छोड़ा गया, विद्युत का निर्माण किया जाना है तो पानी छोड़ा गया। वैसे उस रफ्तार धीमी होती है, रफ्तार को धीमा या कम भी किया जा सकता है, लेकिन इन सब के निर्माण के लिए पर्यावरण पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में हमें अगर बांध का निर्माण करना होता है तो सबसे पहले वहाँ अगर कोई जनता निवास करती है तो उसका पलायन करवाना पड़ता है। उसके बाद में वहाँ के जंगलों को साफ़ करना पड़ता है। जंगलों को साफ़ करने के बाद वहाँ पर जो है झील की खुदाई की जाती है। काफ़ी काफ़ी एकड़ के एरिया में झील की खुदाई की जाती है। उससे वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह नष्ट हो जाता है। वहाँ रहने वाले जीव जंतु ही नहीं बचेंगे। जब जब ये सब नष्ट हो जाएगा तो इस तरह से क्या होता है, पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर बांध का निर्माण किसी ऐसे क्षेत्र में कर दिया जाए जहाँ का धरातल कमज़ोर है, मान लिया अगर वहाँ पर भूकंप आ गया, किसी ऐसे ज़ोन में बना दिया गया, भूकंप आ गया तो उससे क्या होगा, उससे ये प्रभाव होगा कि बांध के टूटने से जो बांध के जो झील होगी, जो सागर होगा, उसमें जो भी पानी एकत्रित है वह 1-2 घंटे के अंदर ही अंदर आसपास के क्षेत्रों में बहुत बुरी तरह से फैल जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आने का भी खतरा रहेगा। जैसे हमारा टिहरी बांध है, तो टिहरी बांध जो है वो हमारे भूकंप जोन में स्थित है। इसको लेकर भी कई बार मतभेद पैदा हुए थे, बनाया जाए नहीं बनाया जाए, लेकिन अभी भी क्या है, इस बांध के होने से निर्माण तो हो गया है, लेकिन इस पर हमेशा खतरा बना रहता है कि ईश्वर ना करे कि कभी यहाँ पर भूकंप आ गया अत्यधिक तीव्रता वाला और ये अगर बांध टूटा तो उसके टूटने से 2 घंटे के अंदर अंदर ही पूरा हरिद्वार जो है जलमग्न हो जाएगा और हरिद्वार के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब जलमग्न हो जाएंगे। तो देखा आपने, इस तरह से पर्यावरणीय कुप्रभाव पड़ता है। अब देखिए, आधारभूत संसाधनों की गुणवत्ता में ह्रास। आधारभूत संसाधन क्या होती हैं? आधारभूत यानी कि वे चीज़ें जिन पर बेस बना हुआ है। अब जैसे जैसे मान लीजिए मिट्टी है, तो मिट्टी एक आधारभूत संसाधन है, क्योंकि मिट्टी अगर नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। ज़रा आप सोच के देखिए, हम फसल का उत्पादन करते हैं मिट्टी में ही करते हैं, हम घर बनाते हैं कच्चे मिट्टी के बनाते हैं, पक्के बनाते हैं ईंटों के तो ईंट भी मिट्टी से बनती है, पेड़ पौधे होते हैं वे भी मिट्टी में ही होते हैं, हम मकान अगर बनाते हैं उसकी नींव खोदते हैं तो मिट्टी है तभी हम खोद पाते हैं, वरना चट्टानों को तो खोदना इतना आसान नहीं है बिना विस्फोट किए या फिर बिना ड्रिलिंग वगैरह किए, और इतना हर कोई सक्षम नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मिट्टी जो है एक आधारभूत संसाधन है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब जैसे वायु है, वायु भी आधारभूत संसाधन है, जल भी आधारभूत संसाधन है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना मानव तो क्या, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनका भी जीवन असंभव है। वायु को हम सांस के रूप में लेते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद में इनके अन्य उपयोग हैं। जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र पर वायु के द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जल के द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है। जल को हम पीते हैं, खाना पकाने में कार्य में लेते हैं, कारखानों में इसका उपयोग होता है, फैक्ट्रियों में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर इन आधारभूत संसाधनों का उपभोग हम करते हैं। लेकिन इनकी जो गुणवत्ता है इनमें ह्रास होने लगा है। कैसे होने लगा है? जल प्रदूषण से जल खराब हो गया है, वायु प्रदूषण से वायु जहरीली हो गई है ना, और मृदा प्रदूषण हो गया है। मृदा प्रदूषण कैसे हुआ है? विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपभोग करने से, गंदे पानी का होने से, अम्लीय वर्षा से, इस तरह से मिट्टी की क्या है, गुणवत्ता में भी ह्रास आ गया है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिससे क्या है, आधारभूत संसाधनों की गुणवत्ता में ह्रास हो गया है। अगला है हमारा परमाणु बमों तथा आधुनिक विनाशकारी रासायनिक व जैवीय हथियारों का निर्माण। इससे पर्यावरण ह्रास क्यों होता है? देखिए,
देखिए, विश्व के अधिकांश राष्ट्र जो हैं वो आर्थिक विकास हेतु आधुनिक तकनीकों पर बल देते हैं। और आधुनिक तकनीकों पर बल देने के लिए क्या है, प्रकृति का विदोहन करना पड़ता है। प्रकृति का विदोहन करने से क्या होता है, देखिए, जो परमाणु बम होते हैं और रासायनिक हथियार होते हैं, जैविक हथियार होते हैं, इनसे भयंकर विकिरण उत्पन्न होता है। इनके भयंकर विकिरण से क्या होता है, जो जैविक संपदा होती है, जहाँ तक ये जाती हैं वहाँ तक भी जैविक संपदा का विनाश करते हुए जाते हैं। और इनकी इनकी जो विस्फोटक क्षमता होती है, जो आवाज़ होती है, उससे जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उनके वो भी नष्ट हो जाती हैं। या मतलब जिस तरह से मनुष्य को हृदय आघात होता है, मतलब हार्ट अटैक होता है, उस तरह से जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वे इनकी आवाज़ों से परेशान होते हैं और कई जीव जंतु इससे मर भी जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जहरीली गैसें हैं इनके द्वारा छोड़ी जाती हैं, मतलब जैविक हथियारों के द्वारा, उनसे क्या होता है, इनसे संक्रामक रोग फैल जाता है। जैसे अभी कोरोना के दौरान ये भी खबर उड़ी थी कि ये एक जैविक हथियार है, इसका निर्माण किया गया है, तो संक्रामक रोग फैल गया है। तो ऐसा भी माना जाता है, ऐसा रसायन विज्ञान में ऐसा संभव है कि कोई भी वायरस बना दिया जाए और उसके द्वारा कोई भी संक्रामक रोग फैला दिया जाए। तो ये हमारा मानव एवं पर्यावरण के संबंध का जो लेसन था वो यहाँ पर समाप्त होता है।